कल के लेक्चर में हमने गैसों के बारे में पढ़ा। आदर्श गैस क्या होती है, वास्तविक गैस क्या होती है, गैसों का अणुगतिक सिद्धांत क्या है। आज हम गैसों के गतिक समीकरण को व्युत्पन्न करेंगे, काइनेटिक गैस इक्वेशन की डेरिवेशन करेंगे। इसके लिए हमने माना कि ये एक क्यूबिकल कंटेनर है, घनाकार पात्र है जिसमें गैस भरी हुई है। माना इसमें m ग्राम मास वाले n अणु गैस के भरे हुए हैं। ये जो क्यूब है, घन जो है, इसकी एक भुजा L सेंटीमीटर की है। अब मान लो किसी एक क्षण किसी एक अणु का वेग v सेंटीमीटर पर सेकंड है, v सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इस वेग को हम तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, तीन परस्पर लंबवत घटकों में वियोजित कर सकते हैं। v को हम vx, vy और vz में, इन तीन परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में हम वियोजित कर सकते हैं। और ये वियोजन इस तरह से होगा कि v स्क्वायर जो है वो vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर के बराबर होगा। अब मान लो कोई अणु x दिशा में गति कर रहा है, तो मान लीजिए वो दाहिनी ओर गति कर रहा है, राइट साइड में। तो इस डायरेक्शन में, इस दिशा में वो फलक A जो है उससे टकराएगा और टकराने के बाद वापस से वो फलक B की ओर जाएगा। अब x अक्ष की दिशा में अणु जा रहा है किस गति से? vx सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से। क्योंकि अणु पूर्णतः प्रत्यास्थ माना गया है, इसलिए फलक A पर टकराकर जब वो वापस आएगा तो उसका वेग परिवर्तित नहीं होगा, केवल दिशा बदलेगी। तो इसलिए अगर फलक A की ओर जाते हुए उसका वेग vx है, तो वापस आते हुए उसका वेग माइनस vx होगा। फलक A पर टकराने से पूर्व अणु का संवेग कितना होगा? mvx, क्योंकि m है इसका मास और vx है इसका वेग। फलक A पर टकराने जब जा रहा है अणु, तब उसका संवेग mvx होगा। टकराने के बाद जब वो वापस लौटता है B की तरफ, तब उसका संवेग होगा माइनस mvx, क्योंकि वेग अब माइनस vx है। तो यहां पर मैंने लिखा है फलक A पर टक्कर से पूर्व संवेग mvx, फलक A पर टक्कर के पश्चात जो संवेग है वो माइनस mvx। इसलिए हर टक्कर में संवेग में कुल परिवर्तन कितना आएगा? 2 mvx के बराबर। अब क्योंकि इस अणु की वेलोसिटी, इसका वेग vx सेंटीमीटर पर सेकंड है, इसका मतलब वो अणु vx सेंटीमीटर दूरी तय कर रहा है 1 सेकंड में। अब ये दूरी तय कितनी कर रहा है? आप देखिए कि जब ये अणु फलक A पर टकरा रहा है, टकराने के बाद जब वो फलक B से टकराने जा रहा है तो वो दूरी तय कर रहा है L सेंटीमीटर। B से टकराने के बाद जब वो वापस A से टकरा रहा है तो फिर से L सेंटीमीटर। यानी एक ही फलक पर टकराने के बाद दोबारा वो टकराएगा 2L सेंटीमीटर दूरी तय करने के बाद। तो हर एक फलक पर एक टक्कर के लिए जो दूरी उसने तय की है वो है L प्लस L, यानी 2L सेंटीमीटर। अब क्योंकि उसका वेग vx सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो vx सेंटीमीटर वो दूरी तय कर रहा है 1 सेकंड में। तो ये जो एक टक्कर के लिए दूरी है 2L सेंटीमीटर, ये दूरी वो तय करेगा 2L अपॉन vx सेकंड में। अब एक टक्कर के लिए टाइम वो ले रहा है 2L अपॉन vx, तो पर सेकंड टक्करों की संख्या कितनी होगी?
1/2L/Vx यानी Vx/2L। ये हुई टक्करों की संख्या 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में इतनी टक्करें हो रही हैं, प्रत्येक टक्कर में संवेग में परिवर्तन हो रहा है इतना, तो प्रति सेकंड संवेग में परिवर्तन कितना होगा? ये इंटू ये, प्रति सेकंड टक्करों की संख्या इंटू प्रति सेकंड संवेग में परिवर्तन। तो ये हो जाएगा प्रति सेकंड संवेग में परिवर्तन mvx/L के बराबर। ये जो संवेग में परिवर्तन है, ये किसके कारण है? वेग घटक vx के कारण। ठीक, तो फलक वेग x vx के कारण एक फलक पर, फलक A पर इतना संवेग में परिवर्तन आया है प्रति सेकंड। अब जितनी टक्करें फलक A पर हो रही हैं, उतनी ही टक्करें फलक B पर होंगी, क्योंकि फेस A से टकराने के बाद अणु जा रहा है फेस B पर, वहां से टकराने के बाद वापस आ रहा है A पर। तो वेग घटक vx के कारण फलक B पर टक्करों की संख्या बराबर है फलक A पर टक्करों की संख्या के। इसलिए वेग घटक vx के कारण कुल जो संवेग में परिवर्तन होगा वो होगा ये संवेग में परिवर्तन फलक A पर प्लस संवेग में परिवर्तन फलक B पर, जो भी इसके बराबर ही होगा। इसलिए टोटल संवेग में परिवर्तन वेग घटक vx के कारण होगा 2mvx/L। इसी प्रकार अगर मॉलिक्यूल v डायरेक्शन में जा रहा है, vy वेग के कारण, वेग घटक के कारण संवेग में परिवर्तन होगा 2mvy/L और vz के कारण होगा 2mvz/L। तो एक अणु का प्रति सेकंड संवेग में कुल परिवर्तन होगा इन तीनों का जोड़। इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, 2m/L हमने कॉमन ले लिया है और ब्रैकेट में आ गया है vx² + vy² + vz², जो कि v² के बराबर था, जैसा कि हमने शुरू में बताया था। v² = vx² + vy² + vz²। तो इसलिए इसको मैं v² के बराबर लिख रही हूं। ये हमने एक अणु की बात की थी। तो अगर हम ये माने कि गैस के n अणुओं के वेग v1, v2, v3, vn etc. हो, तो सभी अणुओं के संवेग में प्रति सेकंड परिवर्तन कितना होगा? यहां पर हम v को रिप्लेस करेंगे, पहले v1 से, फिर v2 से, फिर v3 से, vn से, इस तरह से। तो कुल सभी अणुओं के संवेग में परिवर्तन में हम इन सबको जोड़ देंगे। 2m/L कॉमन लेकर अंदर ये आ गया। अब इसको मैंने न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को n से मल्टीप्लाई किया, 2mn और यहाँ नीचे n ले लिया है। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर संख्या है ये कहलाती है वर्ग माध्य वेग, जिसको हम u² से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो जाएगा 2mn/L u²। u² वर्ग माध्य वेग v1² + v1², यानी सभी अणुओं के वेगों के स्क्वायर्स का योग, और उसको हमने डिवाइड किया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से। अब न्यूटन की गति के नियम के अनुसार संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है, यानी संवेग में परिवर्तन प्रति सेकंड बराबर होगा बल के। और हम जानते हैं कि प्रति इकाई क्षेत्रफल जो है वो बल दाब के बराबर होता है। तो यहां हमने लिया है दाब P बराबर है बल अपॉन क्षेत्रफल। ये बराबर है प्रति सेकंड संवेग में परिवर्तन। न्यूटन की गति के नियम के अनुसार बल क्या है? संवेग में परिवर्तन प्रति सेकंड, यानी संवेग में परिवर्तन की दर। तो संवेग में परिवर्तन प्रति सेकंड हमने यहां निकाला था 2mn u²/L। क्षेत्रफल होगा उस क्यूब का 6L², क्योंकि एक घन में 6 फलक होते हैं और हर फलक का क्षेत्रफल होगा L²। इसलिए घनाकार पात्र का क्षेत्रफल सरफेस एरिया होगा 6L²।
इसको हम लिख सकते हैं 1/3 mn u स्क्वायर अपॉन l क्यूब। अब l क्यूब जो है, l है घन की एक भुजा, तो l क्यूब हो जाएगा आयतन के बराबर, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 mn u स्क्वायर अपॉन v। ये p के बराबर था, तो v को मैं यहां ले जाऊं तो pv इज इक्वल टू 1/3 mn u स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास गैसों का अणुगतिक समीकरण, काइनेटिक गैस इक्वेशन। इसको हम दूसरे रूपों में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। m इंटू n होगा कैपिटल M के बराबर। यहाँ कैपिटल M जो है वो क्या है, कुल द्रव्यमान गैस का, क्योंकि यहाँ हमने एक गैस की सहती को अणुओं की संख्या से मल्टीप्लाई किया है, तो m इंटू n गैस, कुल गैस का द्रव्यमान। तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या अगर हमें घनत्व मालूम है तो भी हम प्रेशर निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। इसको मैं लिख सकती हूँ, v को हम नीचे ले आए तो m अपॉन v जो है वो होता है घनत्व के बराबर। तो कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है अणुगतिक समीकरण का, ये वाला या ये वाला, ये डिपेंड करता है कि आपको डाटा क्या दिया हुआ है। अगर घनत्व दिया है और आपसे दाब निकालने के लिए कहा जा रहा है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर कुल द्रव्यमान दिया है तो ये वाला फॉर्मूला, और प्रत्येक अणु का द्रव्यमान और अणुओं की संख्या दी है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये था गैसों का अणुगतिक समीकरण।